गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे निकोलो मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक। निकोलो मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक। का जनक ये जो मैकियावेली है इसको आधुनिक राजनीतिक यथार्थवादी विचारक भी कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक यथार्थवादी विचारक बोल दीजिए या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक बोल दीजिए, एक ही इसका तात्पर्य होता है। यह हमारे इस विश्वविद्यालय बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ष में चलता है। कल जैसे इसका एक वीडियो पूर्व में अपन ने जारी किया था, उसमें इसके राजनीतिक विचार है, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में पर्टिकुलर या स्पेशल रेफरेंस टू स्टेट, राज्य के विशेष प्रसंग में जो मैकियावेली है वो क्या कहता है उसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम समझने की चेष्टा करेंगे कि मध्य युग में पुनर्जागरण के इस प्रतिनिधि ने, इटली के इस चाणक्य ने ऐसे कौन कौन से प्रतिमान प्रतिष्ठित किए जिसके कारण उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, क्या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते, उसके बारे में उसकी अपन आज चर्चा करें। देखिए, यदि हम राजनीति विज्ञान के प्रारंभिक विचारक प्लेटो को आदर्शवादियों का जनक या आदर्शवादियों का पिता, तो अरिस्तु को राजनीतिक सिद्धांतकारियों या राजनीतिक वैज्ञानिकों या राजनीति विज्ञान का जनक कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ठीक उसी प्रकार निकोलो मैकियावेली को हम यदि आधुनिक राजनीति विज्ञान का या यथार्थवादियों का, राजनीतिक यथार्थवादियों का यदि हम इसे पिता कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें उस मध्य युग के कालखंड में जाना पड़ेगा। उस मध्य युग का जो कालखंड था, उस समय फ्लोरेंस गणराज्य सहित संपूर्ण इटली तथा रोमन का जो साम्राज्य था, अधिकांश देशों में, उन यूनान के देशों में पोपतंत्र, सामंतवाद और पवित्र रोमन साम्राज्यवाद, तीन प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित थी। निकोलो मैकियावेली इन तीनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में जो विसंगतियां थी, जो कमियां थी, उन पर प्रहार करता है और वो चेष्टा करता है, वो समझाता है कि ऐसे कौन कौन से आयाम हैं जो इस पोपतंत्र, सामंतवाद और पवित्र रोमन साम्राज्य के विरुद्ध व्यवस्थित रूप से शासन व्यवस्था को प्रचलित किया जाए, जिसमें राष्ट्रीय राज्य को प्रतिष्ठित किया जाए, ऐसी अवधारणा देने की वो चेष्टा करता है। क्योंकि उस कालखंड में
जितनी भी व्यवस्थाएं प्रचलन में थी, जो व्यवस्था प्रचलित थी, उन सभी व्यवस्थाएं धर्म पर आधारित थी। धार्मिक जो सत्ता जो थी, वही राजनीतिक सत्ता के कर्णधार थे। यदि नहीं थे तो धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता दोनों एक स्थान पर केंद्रीकृत हो गई, यानी कि उन दोनों ने मिलकर के तत्कालीन कालखंड की जो यूनान की जनता थी उनका दोहन किया, शोषण किया। मैकियावेली वह प्रथम विचारक था जिसने तटस्थतापूर्वक विश्लेषण करते हुए इस बात पर बल दिया कि आधुनिक राजनीति में इस प्रकार राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए और राष्ट्रीय राज्य ही इस प्रकार की व्यवस्थाओं का व्यवस्थित रूप से संचालन करेगा। धर्म पृथक रहेगा, नैतिकता का दर्शन और धर्म का दर्शन राजनीति से पृथक रहेगा। इन सभी आयामों पर बल देते हुए मैकियावेली ने जिन यथार्थवादी दृष्टिकोणों को प्रतिपादित किया, प्रथम बार उसने दिया, इस कारण वो क्या हो गया, उसका जनक हो गया। राजनीति विज्ञान का जनक जिस प्रकार अरस्तु को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार इन्हीं कारणों से हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसको बोलेंगे, किसको? हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक निकोलो मैकियावेली। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो निकोलो मैकियावेली को हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक बोलेंगे। तो हम उनके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और चेष्टा करेंगे, क्योंकि यह केवल बीए पार्ट थर्ड महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अलावा चेनान विश्वविद्यालय हो, चाहे सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो, राजस्थान विश्वविद्यालय हो या विभिन्न प्रांतों तथा संपूर्ण भारत के विश्वविद्यालयों में जहां पाश्चात्य राजनीतिक विचार किसी भी पाठ्यक्रम में हो, चाहे यूजीसी का हो, यूपीएससी का हो, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भी इसको पूछा जाता है। तो आज हम इस पर विचार करेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक इस निकोलो मैकियावेली को क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीयता के विचार का पूर्वगा। प्रथम क्या है? राष्ट्रीयता के विचारों का पूर्वगा। राष्ट्रीयता के विचारों का पूर्वगा। देखिए, अभी अपन चर्चा कर रहे थे, आप सुन भी रहे थे इस बात को, कि आधुनिक युग से पूर्व जो मध्य युग था जहां मैकियावेली होता है, उसी 16वीं शताब्दी में धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता एक स्थान पर केंद्रित हो गई थी। और ये धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के जो मठाधीश थे, वो जनता का दोहन कर रहे थे। वासनाओं के दास, क्रूर और बर्बर, निर्दयी और निर्लजता का आचरण करने वाले तत्कालीन कालखंड के जो शासक थे, उनके विरुद्ध मैकियावेली ने जनता को जागृत करने की कोशिश की, जन जागरण करने का प्रयास किया। उसी जनता की जागृति के कारण उस कालखंड में चर्च की जो अधीनता थी, उसके विरुद्ध उसने समझाने का प्रयास किया कि चर्च ही सब कुछ नहीं है,
हमारी पहचान, हमारी राष्ट्रीयता होनी चाहिए। हालांकि 18वीं शताब्दी में इस राष्ट्रीयता का उद्भव माना जाता है, लेकिन यह प्रमाणित और अकाट्य सत्य है कि 16वीं शताब्दी में ही इसी निकोलो मैकियावेली ने राष्ट्रीयता के बीज को बो दिया था। फलतः हम इसको राष्ट्रीयता के विचार का यदि पूर्वगामी कहें तो कोई अतिशयोक्ति या असंगत विचार नहीं है। तो मैकियावेली ने अपनी उस अवधारणा में जनता को जागृत करने के लिए जो अथक प्रयास किए, उनको इस बात को समझाने की कोशिश की कि जो तथाकथित धर्मगुरु और जो शासक एक स्थान पर केंद्रित होकर के अपने आप को जो सर्वोच्च बता रहे हैं और उनकी आज्ञा पालन करना ही राष्ट्रीयता, ये नहीं है। राष्ट्रीयता का भाव कुछ दूसरा है। उसने इस बात को समझाने की चेष्टा की कि राष्ट्रीय राज्य के रूप में फ्लोरेंस गणराज्य नहीं, इटली संपूर्ण, मिलान, वेनिस, रोमन, फ्लोरेंस, तो ये गणराज्य सहित जितने भी आयाम थे वो सारे एक स्थान पर केंद्रित होकर के इटली एक राष्ट्र बने, इस प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना का अंकुरण जो उस कालखंड में किया। 16वीं शताब्दी में यदि मैकियावेली इस प्रकार के राष्ट्रीयता के भावनाओं का बीजारोपण नहीं करता तो कालांतर में राष्ट्रवाद के जो प्रखर या प्रमाणिक व्यक्तित्व के रूप में इटली का, जर्मनी का जो एकीकरण होता है, हिटलर, मुसोलिन, ये शासक फलीभूत नहीं होते, न शासकों को इतना संबल मिलता, क्योंकि लोगों में राष्ट्रीयता के भाव के बीज को अंकुरित करने का जो सफलतम प्रयोग निकोलो मैकियावेली ने किया था, वही कालांतर में जाकर के राष्ट्रवाद रूपी एक वट वृक्ष पुष्पित और फलवित हुआ। फलतः राजनीतिक विश्लेषक आधुनिक राजनीति विज्ञान के इस जनक को, निकोलो मैकियावेली को, राष्ट्रीयता का पूर्वगामी, राष्ट्रीयता के विचार का पूर्वगामी मानते हैं, क्योंकि उसके अपने चिंतन में यथार्थवादी दृष्टिकोण और उपागम को बहुत महत्व दिया। किसको? यथार्थवादी उपागम। यहां पर अपन ने इसकी चर्चा, इसको लिख रखा है यथार्थवादी उपागम। देखिए, आदर्शवादी उपागम का श्रेय प्लेटो को जाता है तो अरस्तु को राजनीतिक सिद्धांत का श्रेय जाता है, लेकिन यथार्थवादी ऐतिहासिक इस पद्धति का श्रेय किसको जाता है? निकोलो मैकियावेली को जाता है, क्योंकि निकोलो मैकियावेली ने अपने विचारों के अंतर्गत जो तर्क संगत विश्लेषण किया है, जिस तटस्थता पर बल देते हुए अपने विचारों को जो दिया, जिस यथार्थवादी आयाम को आगे बढ़ाने की जो उसने चेष्टा की है, वो निश्चित रूप से बहुत आधुनिक राजनीति विज्ञान को संबल प्रदान करते हैं, क्योंकि वास्तविक यथार्थवाद तो यही व्यवस्था है।
फलतः हम इस बात को मान सकते हैं कि अनुभववादी ऐतिहासिक इस पद्धति का विश्लेषणात्मक तटस्थता पूर्वक जिस यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपने चिंतन का आधार निकोलो मैकियावेली बनाता है, वो वास्तव में ही क्या था? यथार्थवादी उपागम। और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अत्यधिक किस पर बल दिया जाता है? यथार्थवादी उपागम पर बल दिया जाता है। तो इस यथार्थवादी उपागम का श्रेय किसको जाता है? निकोलो मैकियावेली को जाता है। तो निकोलो मैकियावेली अपने चिंतन के अंतर्गत यथार्थवादी उपागम पर बल देता है। ठीक इसके आगे एक बिंदु और आता है जो निकोलो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहने के लिए जिसको जो श्रेय दिया जाता है, उसका कारण है संप्रभुता के विचार का पूर्वगामी। संप्रभुता के विचार का पूर्वगामी। के विचार का पूर्वगामी। देखिए, जब भी संप्रभुता शब्द आता है तो बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स और आइंस्टीन के नाम सबसे पहले आते हैं, क्योंकि संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो आइंस्टीन, इन लोगों को इसका श्रेय जाता है। लेकिन राज्य को सर्वोच्च और संप्रभु 16वीं शताब्दी में ही मैकियावेली ने दे दिया था। संप्रभु कौन है? राज्य है या राष्ट्रीय राज्य है, ऐसी अवधारणा अपने चिंतन में, अपने विचारों में, अपनी लेखनी में इटली के इस चाणक्य निकोलो मैकियावेली ने पूर्व में ही दे दिया था। संप्रभु तो राज्य ही होता है। तो इस संप्रभु राज्य की सर्वोच्चता पर मैकियावेली ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने कहा, कल के वीडियो में अपन ने इसमें बहुत चर्चा की। ये जो पूर्व का जो वीडियो था वो राज्य के विशेष प्रसंग में ही था। राज्य सर्वोच्च संस्था है, संप्रभु है। तो इसमें आज हम ज्यादा इस वीडियो में इसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना ही समझने की कोशिश करेंगे कि शासन व्यवस्था को संचालित करने वाली, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, जब किसी भी हित का वो चलाने का प्रयास करती हो तो उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, राज्य का हित है वो सर्वोच्च है। राज्य के हितों के आगे सभी के हित है वो क्या है? गुण है, न कहने। निकोलो मैकियावेली तो इस प्रकार का भी परामर्श शासक को देता है, जहां व्यक्ति के हित राज्य के हित में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वहां व्यक्ति के हित को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि राज्य संप्रभु और सर्वोच्च संस्था है। इस प्रकार के आयाम का चिंतन और इस प्रकार की व्यवस्था केवल मैकियावेली के चिंतन में ही मिलती है। मध्य युग में जहां राज्य को गौण मानते हुए, राज्य के हित को गौण मानते हुए जो शासक थे, वो राज्य के नाम पे संप्रभु थे, ईश्वर का प्रतिनिधि बन बैठे। जहां आवश्यकता पड़ी वह पोप को साथ मिला लिया,
पोप तंत्र और राजतंत्र एक हो गया। जनतंत्र के विरुद्ध, जनता के शोषण के लिए इस प्रकार के स्वांग रचे गए कि राजा है वो सर्वोच्च है और ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसकी सेवा करने से आपको सीधा ही आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। मेकियावली इस पर करारा प्रहार करता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या मेकियावली इस पर करारा प्रहार करता है तथा इस बात को समझाता है कि संप्रभु राज्य है, व्यक्ति कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन के राजतंत्र की व्यवस्था को, राजा और राजमुकुट को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो वहां यह बात समझने को मिलती है। राजा और मुकुट के कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं तब इस बात को समझने में थोड़ी सी सहायता मिलती है। राजा मृत हो, राजा चिरायु हो, राजमुकुट चिरायु, यानी कि व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोच्च और समप्रभु है, इस बात पर बल दिया जाता है। ऐसा आंकलन ब्रिटेन की व्यवस्था में हमें आंशिक रूप से देखने को मिलता है। वही बात 16वीं शताब्दी में मेकियावली ने दृढ़तापूर्वक, दृढ़ मनोबल से इस बात को रखा तथा कहा कि राज्य है वो क्या है? सर्वोच्च और संप्रभु है। फलतः हम आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के इस जनक को संप्रभुता के विचारों का पूर्वगामी समझ सकते हैं। एक इसके अंदर बिंदु और जुड़ा हुआ है, वो है अपने युग का शिष्य। अपने युग का शिशु। इसको केवल हम यहां थोड़ा ही समझने का प्रयास करेंगे। कल इस पर एक पूरा वीडियो, उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि अपने युग का शिशु, यह जो प्रोफेसर डेनिंग का जो कथन है, फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु है, डनिंग के इस कथन की विवेचना कीजिए। तो सेबाइन क्या कहता है, टी जॉन्स क्या कहता है, कोई इसको पुनर्जागरण का शिशु भी कहते हैं, तो कोई इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहते हैं। लेकिन यहां पर केवल इतनी बात अपने को समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि राष्ट्रीयता की भावना का जागरण इस मेकियावली ने किस प्रकार किया। उसने पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के रूप में, देखिए उस कालखंड की व्यवस्थाओं पर थोड़ा सा अपने को रेखा की चित्र खींचना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज थोड़ी यहां क्लियर होगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं। तत्कालीन कालखंड में जो व्यवस्था फ्लोरेंस सहित संपूर्ण इटली तथा और भी रोमन राज्यों में जो व्यवस्था प्रचलित थी, वो व्यवस्था क्या थी कि पोप तंत्र और राजतंत्र की जो व्यवस्था थी वो जनतंत्र से भिन्न थी। वह राष्ट्रीयता का भाव लोगों में नहीं था, केवल राजा के प्रति, राजा को वो ईश्वर का स्वरूप मानते हुए, उसका प्रतिनिधि मानते हुए उसकी पूजा होती थी और उसका आदेश ईश्वरीय आदेश माना जाता था। मेकियावली जो है वो इस पर प्रहार करता है और तथा वह इस बात को दृढ़ शब्दों में रखने का प्रयास करता है कि इस प्रकार की व्यवस्था
असंगत और अनुचित है, क्योंकि वो तो व्यक्ति निष्ठ है। उसने पुनर्जागरण के आंदोलन की जो व्यवस्था थी उसके प्रति जन जागरण करने का प्रयास किया और लोगों को जागृत किया। इस कारण उसको पुनर्जागरण के शिशु के रूप में भी हम जान सकते। तो मेकियावेली ने सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए पुनर्जागरण के इस प्रतिनिधि ने जिन व्यवस्थाओं पर करारा प्रहार किया और जिन व्यवस्थाओं को प्रतिष्ठित किया, आधुनिक राजनीति विज्ञान में उन्हीं व्यवस्थाओं को हम पढ़ रहे हैं। फलतः राजनीतिक यथार्थवादियों के पिता मेकियावेली को यदि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसी श्रृंखला में एक बिंदु और आता है, वो है धर्म व राजनीति का, धर्म व नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण। धर्म व का राजनीति से यार देखिए, अपने निर्भीकता के और स्पष्टवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत मेकियावेली ने स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया कि धर्म अलग विषय है और राजनीति अलग विषय है। धर्म और नैतिकता का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, इस प्रकार की भावना मेकियावेली अपने विचारों में देते और वास्तव में ये प्रमाणित और अकाट्य सत्य भी। हम पूर्व में जैसे भारतीय राजनीति के जो विचारक हैं उसमें गांधी के विचार वगैरह में यदि हम इसको समझने का प्रयास करें या देखने की या समझने की चेष्टा करें तो जैसे गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने राजनीति को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया और कहा धर्म विहीन राजनीति मृत्यु जाल के समान है। धर्म के अभाव में राजनीति सड़ांग मारती हुई लाश के समान है। लेकिन वास्तव में हम यदि इस बात को समझने की कोशिश करें तो राजनीति अलग विषय है, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। धर्म का तात्पर्य जिसको हम धारण करने योग्य है, उन व्यवस्थाओं को धारण कर लीजिए, वही धर्म है। और नैतिकता तो वास्तव में पृथक है ही। नैतिक जो मापदंड है वो निश्चित रूप से कुछ मामलों में राजनीति में अलग किए जा ही नहीं सकते। लेकिन धर्म के जो नैतिक आचरण है उनको भिन्न करना, उनको अलग करना, जो मेकियावेली प्रयास करता है वो वास्तव में सटीक और तार्किक और न्याय संगत है। उस काल
की जो व्यवस्था जो चल रही थी, जो व्यवस्था प्रचलन में थी, उस व्यवस्था में धर्म और नैतिकता एक स्थान पर केंद्रीकृत हो गई। शासक जो था, क्या जो शासक था वो इसका केंद्र बिंदु था। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का आवरण ओढ़ करके, नैतिकता का स्वांग रच के भोग और विलासिता का जो जीवन जी रहा था, उसके विरुद्ध अपनी सिंह गर्जना इस इटली के चाणक्य ने की। उसने प्रबल मनोबल से इस बात को रखा कि धर्म और नैतिकता पृथक होना चाहिए, राजनीति पृथक होनी चाहिए। मध्य युग में उस समय जो पुनर्जागरण का आंदोलन हुआ था, जो मार्टिन लूथर ने जो पुनर्जागरण का आंदोलन चलाया था, वो धर्म पर आधारित ही था। मैं क्या बोली, उसमें उसी नैतिकता के आयामों को जोड़ते हुए जो स्पष्टवादिता और निर्भीकता से जिस बात को रखता है, वो वास्तव में ही तर्कसंगत और उचित थी। क्योंकि उस कालखंड में नैतिकता के नाम पर जो दोहन हो रहा था, लोकतंत्र को जो कुचला जा रहा था, जनता की आकांक्षाओं को और जनता के हितों को, जन कल्याण के आयामों को जो कुचला जा रहा था, जो कुठाराघात हो रहा था, मैं क्या बोली, उस पर प्रहार करता है और निर्भीकता रूप से इस बात पर वो बल देता है कि इसका धर्म और नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण होना ही चाहिए। उसने अपने इस चिंतन के अंतर्गत दोहरी नैतिकता के आयाम को समझाने का प्रयास किया। उसने शासक की नैतिकता और जनता की नैतिकता को भिन्न भिन्न रूप से बांटने का प्रयास किया। तभी तो उसको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि शासक की नैतिकता के उन आयामों में जहां कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट को जहां बल मिलता है, वहां नैतिकता के और सद्गुण के आचरण काम नहीं आते हैं। वहां तो वास्तव में आपको कूटनीति उपयोग में लेनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस बात को प्रबल मन से जो विरोध किया था, लेकिन गांधी और नेहरू और जिन्ना की जो सत्ता लिप्सा थी, जिसके कारण जो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो आया था, कालांतर में उससे राष्ट्रवाद भी खंडित हुआ। लेकिन कूटनीतिक जो सिद्धांत थे, उसमें भारत को इतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि भारत ने केवल सद्गुण और उसी नैतिक आचरण को सदैव रखा। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने मैकियावेली के अनुसार बताई गई शासक को जो नैतिकता थी, उसको उपयोग में लिया
जहां स्वांग रचना चाहिए, जहां ढोंग करना चाहिए वहां ढोंग किया, जहां निर्दयता और निर्लजता के आचरण को उपयोग में लेना चाहिए वह उपयोग में लिया। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धर्म और नैतिकता के नाम पर या नैतिक आचरण के नाम पर सफल रहा। मैकियावेली के विचारों के अनुसार तो मैकियावेली शासक को जो नैतिकता के आचरण की जो बात करता है वो भिन्न होती है, और दूसरी जनता के लिए जिस नैतिक आचरण की बात करता है वो भिन्न होती है। तो धर्म और नैतिकता के इस आचरण में मैकियावेली ने शासक को जो परामर्श दिया है उसमें उसने उस धर्म और नैतिकता को पृथक किया है। राजनीति से पृथक करते हुए शासक को सदैव आचरण करना चाहिए। और आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के समय मैकियावेली के इस आयाम को ध्यान में रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते ऐसा विचार भी है। हम जितने भी आप बैठे, हम बैठे या जो राजनीति करने वाले राजनेता है उनको ऐसा परामर्श मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि मैकियावेली को जरूर पढ़े। इटली के इस चाणक्य ने अपने विचारों के अंतर्गत जो नैतिकता की जो बात कही है वो निश्चित रूप से न केवल सार गर्भित है बल्कि वो सटीक और उचित भी है, न्याय संगत है, क्योंकि उसकी दृष्टि से राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, उसके लिए नैतिकता और धर्म काम में नहीं आता है। तो मैकियावेली वह प्रथम विचारक था जिसने इस प्रकार की बात कही जो आधुनिक राजनीति विज्ञानों में सटीक और खरी उतरती है। इसलिए हम मैकियावेली के धर्म और नैतिकता को राजनीति के पृथक्करण के कारण हम क्या मानते हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। तो मैकियावेली एक आता है इसी के साथ में, और इसी के आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में एक बिंदु और आता है, वो है शक्ति की राजनीति। किसकी? शक्ति की राजनीति। शक्ति या सत्ता की राजनीति, शक्ति या सत्ता की राजनीति। शक्ति या तो अपनी बात चल रही थी शक्ति या सत्ता की राजनीति। इस शक्ति और सत्ता की राजनीति के अंतर्गत या कूटनीति के अंतर्गत मैकियावेली छल, कपट, उचित, अनुचित, न्याय संगत, अन्याय संगत, वैधानिक, अवैधानिक, किसी भी प्रकार की बात को वो राज्य के हित में, यदि राज्य शक्ति का अर्जन कर रहा है या अपनी शक्ति का सृजन कर रहा है, उस हेतु राज्य कुछ भी कर सकता है। मैकियावेली इस बात पर बल देता है कि जो साधन है वो सदैव आदरणीय रहेंगे। साध्य प्राप्ति के पश्चात साधन सदैव आदरणीय रहेंगे। फलतः अच्छे शासक को अपनी शक्ति का सृजन करना चाहिए। उसके लिए वो किसी भी प्रकार के उचित, अनुचित, गौरवपूर्ण या निर्लजतापूर्ण
दयालुता या निर्दयतापूर्ण किसी भी प्रकार के वह साधनों का उपयोग कर सकता है। साध्य प्राप्ति के पश्चात साधन सदैव आदरणीय रहेंगे। मेकियावेली इस बात पर बल देता है कि लक्ष्य आपूर्ति के पश्चात साधन सदैव आदरणीय रहेंगे और साध्य की प्राप्ति के लिए आप पवित्र साधन उपयोग में लो, यह आवश्यक नहीं है। साधन चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, आपका साध्य केवल एक है, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। कूटनीति के माध्यम से येन केन प्रकारे शक्ति का सृजन उसको करना चाहिए। दोहरी नेतृत्वता का उपयोग करते हुए शेर और लोमड़ी या किसी भी प्रकार का आचरण, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में जो उपदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार इटली के इस चाणक्य ने, निकोलो मेकियावेली ने प्रिंस के 18वें अध्याय में ही शासक को जो परामर्श दिए है, उसके बारे में अपन ने कल के वीडियो में चर्चा पर्याप्त कर रखी है। वो कहता है जहां अच्छे कार्य है, सद्गुण है, उस अच्छाई को शासक को सम्मानित करना चाहिए और जहां चोरी हो रही है, अपराध हो रहा है, उसको दंडित करना चाहिए। वही शासक सफल होता है। शासक को सदैव चापलूसों से दूर रहना चाहिए। चापलूसी करने वाले शासक की वाहवाही करके शासक को अंदर शासन की व्यवस्थाओं को खोखला करता है। चाणक्य इस प्रकार का प्रयास करता है कि शासक का इतना दम और इतना भय होना चाहिए, इस भय युक्त परिवेश में कोई भी अपराध हो ही नहीं। तो मेकियावेली के चिंतन में इस प्रकार निर्भीकतापूर्ण स्पष्टवादिता के शब्दों का प्रयोग करते हुए मेकियावेली जो चिंतन देता है, वो निश्चित रूप से उचित और न्याय संगत है। इस न्यायपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत मेकियावेली राजा को परामर्श देता है, शासक को सलाह देता है, यदि आवश्यक है दूसरे क्रूर बर्बर प्रवृत्ति के जानवरी और पशु शक्ति का जो संचय है, उसके विरुद्ध तो शासक को शेर का आचरण करना चाहिए। और जहां आवश्यकता है कूटनीतिक संबंधों के संचालन के लिए, वहां चालाकी की आवश्यकता है, तो लोमड़ी जैसी चालाकी करने से भी, छल कपट करने से भी शासक को नहीं चूकना चाहिए। तो निकोलो मेकियावेली के इस विचारों में शक्ति और सत्ता की राजनीति और कूटनीति पर बल दिया जाता है। इसके साथ में मेकियावेली शक्ति और सत्ता की राजनीति के साथ साथ में कूटनीतिक मामलों के साथ साथ में मेकियावेली व्यक्तिवाद का भी समर्थक था। किसका? व्यक्तिवाद का भी समर्थक था। व्यक्तिवाद तो मेकियावेली ने व्यक्तिवाद, देखिए उस युग में जो मध्य काल का युग था, उस मध्य युग में व्यापार और वाणिज्य को धीरे धीरे प्रोत्साहन मिल रहा था। आवागमन के साधनों की प्रगति हो रही थी, विज्ञान भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। तो जिससे क्या हुआ, आर्थिक क्षेत्र में व्यापार बहुत बढ़ा। वाणिज्यिक संबंध फ्लोरेंस गणराज्य के वेनिस है, मिलान है, नेपल्स है, रोमन गणराज्य चर्च राज्य है, उससे इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है,
उन सब राज्यों में वाणिज्य और व्यापारिक संबंध संचालित हो रहे थे। अपने को इस बात का ज्ञान भी है, परसों 2 दिन पहले एक वीडियो जो जारी किया था उस पर अपन ने चर्चा भी की थी कि निकोलो मैकियावेली स्वयं 23 बार 23 टाइम्स 23 बार विभिन्न राज्यों के प्रवास पर गया। तो उन व्यापारिक संबंधों के कारण आर्थिक क्षेत्र में लोगों के मन में मोह उत्पन्न हो गया और आर्थिक युग की जो प्रारंभिक कालखंड था वो यहीं से था। तो आर्थिक युग के प्रारंभ होने के कारण आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप न हो, तो हस्तक्षेप के सिद्धांत का पक्ष पोषण मैकियावेली करते हुए यानी कि व्यक्ति को महत्व दिया। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र है वहां किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इससे व्यक्तिवाद को बल मिलता है। तो मैकियावेली ने व्यक्तिवाद की वहां नींव रखी है। उसने आर्थिक क्षेत्र में और व्यक्ति के पक्ष में 2-3 जो बातें कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि व्यक्ति को आर्थिक सत्ता बहुत प्यारी होती है, अपनी आर्थिक सत्ता का वो बहुत संचय करना चाहता है और उसी संचय के लिए जो व्यक्ति है कुछ भी कर सकता है, वो किसी की हत्या भी कर सकता है। तो आर्थिक जो मोह है, अर्थ का जो प्रभाव है वो बहुत अनिष्टकारी हो सकता है। तो मैकियावेली शासक को यह परामर्श देता है कि आर्थिक सत्ता जो व्यक्ति की है उस पर राजा को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने परिजन से, माता पिता से भी पूंजी प्यारी होती है। मैकियावेली ने अपनी प्रिंस पुस्तक में एक स्थान पर यह बात लिखी भी है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है लेकिन संपत्ति हरणकर्ता को नहीं। यानी कि जो संपत्ति का जो हरण करता है उसको व्यक्ति कभी नहीं भूल सकता है। फलतः अच्छे शासक को हत्या कर लेनी चाहिए, लूटपाट। मैकियावेली क्या लिखता है? व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है लेकिन संपत्ति हरणकर्ता को नहीं। फलतः अच्छे शासक को हत्या कर लेनी चाहिए, लूटपाट नहीं। इससे भी आगे बढ़कर के मैकियावेली एक बात और कहता है, इसी प्रिंस में कहता है, भारतीय संस्कृति की जो मूल प्रकृति है उसके अनुकूल नहीं है। हम यहां पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मैकियावेली ने ऐसा कहा है कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। बस बेटा होता है वो ये सोचता रहता है कि कब पिता की मृत्यु हो और कब बेलों का बंटवारा हो। बेलों से यहां अभिप्राय मैकियावेली का संपत्ति से है। मैकियावेली क्या कहता है कि पुत्र सोचता रहता है कि कब पिता की मृत्यु हो और कब बेलों का बंटवारा। तो मैकियावेली के चिंतन में आर्थिक अस्केपवाद के सिद्धांत के साथ साथ जिस व्यक्तिवाद का समर्थक करता है, कालांतर में जाकर के वही व्यक्तिवाद हॉब्स के रूप में, निरंकुशवाद के रूप में, निरंकुशवादी व्यक्तिवाद के रूप में जो सिद्धांत आते हैं
उसकी नींव वहां पर कौन रखता है? मेकियावली रखता है। फलतः निकोलो मेकियावली को हम यदि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस कालखंड में इस बात पर बल दिया और समझाने की चेष्टा की है कि व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है। एक अलग राजनीतिक विश्लेषक तो नहीं है, वो कोई भारतीय है, उस व्यक्ति ने इस बात को कहा भी है कि व्यक्ति होता है, वो प्राणी इतना स्वार्थी होता है, जब मां की कोख में होता है तब यदि उसके दांत हो तो मां की आंतें चबा जाए। तो इस प्रकार का चिंतन और दर्शन मेकियावली ने उस कालखंड में दिया। फलतः हम निकोलो मेकियावली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि उसका जो विश्लेषण है बहुत राजनीतिक यथार्थवादी विश्लेषण है, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि उसने मानव स्वभाव, वो अर्थ के प्रति मानव का कितना लगाव है, आधुनिक इस भौतिकवाद के प्रतिस्पर्धा के इस युग में हम देखें तो वास्तव में ही व्यक्ति है वो संपत्ति के प्रति बहुत भूखा है। सबसे बड़ी जो भूख है या सबसे बड़ी जो अग्नि है वो किसकी है? इस अर्थ की। आए दिन जो हत्याएं वगैरह हो रही है पैसे के लिए, 10 रुपए में व्यक्ति 10 रुपए के लिए व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अरे व्यक्ति के जीवन का यही मूल है क्या? जन्मदाता जनक अपने पिता की हत्या केवल पैसे के लिए कर ली जाती। तो इस प्रकार निकोलो मेकियावली ने आधुनिक राजनीति व्यवस्था की जो नींव रखी है, तो हम मान सकते हैं कि निकोलो मेकियावली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है। इसने एक और बात कही, वो है उपयोगितावाद। क्या है? उपयोगितावाद। देखिए, वैसे उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसका श्रेय जेरेमी बेंथम को, जो ब्रिटेन के थे, उनको जाता है, लेकिन निकोलो मेकियावली ने भौतिकवादी व्यवस्था में सुखवाद को बहुत महत्व दिया। उसने कहा कि व्यक्ति अपनी आर्थिक सत्ता और सुख संपन्न के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का आचरण कर सकता है। उसने राज्य की, कल ही हमने चर्चा की थी, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के वो नैतिकता के आयाम को नहीं मानता, वो उसी आयाम को, उपयोगिता के आयाम को, सुख के आयाम को स्थान देता है। तो निकोलो मेकियावली ने व्यक्ति के हितों को विशेष रूप से महत्व देते हुए उसने कहा कि नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। राज्य हो, चाहे राजा हो, चाहे शासक हो, चाहे विधि निर्माता या विधि निर्माता की कोई संस्था हो, उसको सदैव व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति के हितों को और व्यक्ति के सुखों को, अधिकतम हित की बात या अधिकतम सुख की बात, अधिकतम हित या अधिकतम जो सुख होता है, अधिकतम हित या अधिकतम जो सुख होता है वही तो उपयोगिता होता है। तो निकोलो मेकियावली ने अधिकतम हितों एवं अधिकतम सुखों की बात को प्रबलता पूर्वक मानते हुए उपयोगितावाद की जो बात कही है
उसके कारण भी हम इसको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मान सकते हैं। अब एक और बात आती है, वो है संघ राज्य। संघ राज्य का प्रथम विचार, संघ राज्य। संघ राज्य का प्रथम विचार संघ राज्य का प्रथम विचारक देखिए, उस कालखंड में मध्य युग में फ्लोरेंस गणराज्य सहित जो इटली की व्यवस्था संचालित हो रही थी, उस व्यवस्था के बारे में निकोलो मैकियावेली करारा प्रहार करता है, क्योंकि सत्ता का बिखराव था। संघ राज्य का तात्पर्य क्या होता है? संघ राज्य का तात्पर्य यह होता है कि एक स्थान पर केंद्रीकृत शक्ति हो और वह अलग अलग राज्यों को अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण करे। हालांकि मैकियावेली ने क्षेत्रीय राज्य, प्रांतीय व्यवस्था, संघ सरकार, इस प्रकार के आयामों को स्पष्ट रूप से अलग से नहीं समझाया, लेकिन मैकियावेली ने इस बात पर प्रयास किया, इस बात को समझाने की चेष्टा की। वो ये है कि इटली का केंद्रीकरण होना चाहिए, इटली की सारी शक्ति एक स्थान पे होनी चाहिए, फिर अलग अलग राज्यों को शक्ति केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत की जानी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि जिस प्रकार भारत में, कनाडा में, अमेरिका में जो व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, इस संघात्मक व्यवस्था का जो नींव है वो सबसे पहले मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में ही रख दी। उसने कहा एक स्थान पर, यानी कि इटली में, एक राष्ट्रीयता का राष्ट्रीय राज्य होना चाहिए। अपने पूर्व में भी इस बात पर चर्चा की है कि राष्ट्रीय राज्य का कॉन्सेप्ट या राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा उस कालखंड में मैकियावेली देता है। एक स्थान पर केंद्रीकृत सत्ता होने के बाद में वह सत्ता स्वायत्त छोटे छोटे प्रांतों में या राज्यों में अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण करे, लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर एक स्थान पर सत्ता होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। उससे क्या होता है? राष्ट्रीयता की भावना को जागृति मिलते हुए राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है और उससे राष्ट्रवाद के कारण राष्ट्र का विकास होता है। तो निकोलो मैकियावेली ने इस प्रकार संघ राज्य की विचारधारा या राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा उस 16वीं शताब्दी में ही दे दी। फलतः हम मानते हैं कि वर्तमान में आधुनिक राजनीति विज्ञान में जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं का विवेचन मिलता है, जो व्यवस्थाएं हमारे को दिखती है, दृष्टिगत होती है, उन व्यवस्थाओं में जो राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था है, वह राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था इसी निकोलो मैकियावेली ने दी है। इसलिए यह क्या है? राजनीति विज्ञान का जनक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्या है? जनक है। इसके बाद में है मध्ययुगीन व्यवस्था की अस्वीकृति, मध्ययुगीन व्यवस्थाओं की अस्वीकृति। मध्ययुगीन व्यवस्था, मध्ययुगीन व्यवस्थाओं की अस्वीकृति। अब देखिए, उस कालखंड में चर्च की जो व्यवस्था थी, उसके जो दोहरे मापदंड थे,
उससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा था, उसका दोहन हो रहा था। तो धर्म को, नैतिकता को तथा पौपशाही को, सामंतवादी व्यवस्था को, इन सभी व्यवस्थाओं को अलग अलग करके मैकियावेली जो मध्ययुगीन व्यवस्थाएं जिनके कारण जनता का जो शोषण हो रहा था उस पर प्रहार करता है और उनको अस्वीकार करता है और अनुचित और असंगत बताते हुए मैकियावेली क्या कहता है, यह व्यवस्थाएं असंगत है, अनुचित है। फलतः क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैकियावेली ने राष्ट्रीय राजनीति का पोषण किया, पक्ष पोषण किया। निकोलो मैकियावेली या आधुनिक भारत का जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो जनक है, उसने इस प्रकार के आयाम पर बल दिया ताकि कालांतर में आधुनिक राज्यों की स्थापना हो सके। इटली के इस मैकियावेली ने अपने व्यवहारिक सिद्धांतों के अंतर्गत जिन आयामों पर जो बल दिया है, जिनका जो पक्ष पोषण किया है, वो निश्चित रूप से उचित भी नहीं बल्कि न्याय संगत है। आज के इस वीडियो में हमने जो चर्चा की है उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया है कि निकोलो मैकियावेली न केवल मध्य युग के समाप्ति की ओर, मध्य युग में प्रचलित पोपशाही व्यवस्था, निरंकुश जो व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध करारा प्रहार करता है, बल्कि कई इस प्रकार के जो आयाम देता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में हो, राष्ट्रीय राज्य के रूप में हो, उनको वर्तमान की राजनीति में हम स्वीकार कर सकते हैं। ऊपरा ऊपरी रूप में हम यदि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषक यदि उसको अव्यवहारिक मान सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, कूटनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें मैकियावेली के चिंतन को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय हित के रूप में शक्ति का सृजन वर्तमान में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट है। ये नेशनल इंटरेस्ट किस बात का पक्षकार है या किस बात पर पक्ष, तो राष्ट्रीय हित जिस बात पर बल देते हैं वही मैकियावेली के चिंतन का सार रूप है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसे स्वीकारा गया है और स्वीकारने के कारण ही हम मान सकते हैं कि मैकियावेली है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है। जिस प्रकार प्लेटो आदर्शवादियों का, अरस्तु राजनीतिक वैज्ञानिकों का जनक है, ठीक उसी प्रकार मैकियावेली है वो यथार्थवादियों का पिता है। उसने अपनी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जिन आयामों की विवेचना की है, जिन व्यवस्थाओं को समझाने की चेष्टा की है, वो निश्चित रूप से उचित ही नहीं बल्कि न्याय संगत है। उस न्याय संगत व्यवस्थाओं में पोप तंत्र, सामंतवादी व्यवस्था और पवित्र रोमन साम्राज्य जो प्रचलन में था, उस पर प्रहार करते हुए मैकियावेली ने जिन व्यवस्थाओं का उद्भव, राष्ट्रीयता का उद्भव, राष्ट्रीयता ही सर्वोच्च है, संप्रभु है, इस भाव को दिया है। फलतः हम इस यथार्थवादी विचारक को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कह सकते हैं।